जी, तो अगली रुदाद है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम या एसटीपी जिसे कहा जाता है, जो कि बहैसियत एक पीएएस या डीएमजी या सीएसपी ऑफिसर आपकी एक ट्रेनिंग होती है बाकायदा, और बड़ी इंटेंस किस्म की वो ट्रेनिंग होती है जिसमें कि आपको बेसिकली अफसर जो है बनाया जाता है और आपको हुक्मरान बनने के जो गुर और तरबियत ज़रूरी होती है उसके बहुत अच्छे पहलू भी हैं। बस उसमें आपको जो सारे मुल्की कवानीन हैं उसके बारे में बाकायदा इन डेप्थ तालीम दी जाती है, जो कि एलएलबी की जो डिग्री होती है उसका बेशतर हिस्सा आपको तकरीबन 1 साल या उससे थोड़ा से अरसे कम अरसे में आपको सारा पढ़ाया जाता है, जिसमें कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, रेवेन्यू लॉज, लोकल एंड स्पेशल लॉज, कानून शहादत ऑर्डर वगैरह वगैरह अलगरज, और बहुत उम्दा असातिज़ा जिनको कि एज गेस्ट लेक्चरर्स बुलाया जाता है और हमें भी बहुत अच्छे लोगों ने पढ़ाया। जस्टिस खलील रमदे जो हैं वो उन्होंने हमें सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके कब बहुत से हिस्से पढ़ाए। सलमान चीमा एक और बहुत टॉप के लॉयर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी हमें ये पढ़ाया। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाई, जो कानून का फ़लसफ़ा है उसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ाया। जस्टिस आमिर रज़ा थे मरहूम, उन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल लॉ जो है उसको पढ़ाया। और ये हामिद ख़ान जो थे वो भी आते थे, ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं, वो भी हमें लेक्चर देने के लिए आते थे। और इसी तरह शेख इम्तियाज़ जो कि बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर, अगर पाकिस्तान के मेरे ख़्याल से पंजाब का जो यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज है उसके सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेसर जो थे वो आते थे। और क्या उनका ज़बरदस्त अंदाज़ था पढ़ाने का, वो पुराने केसेस के थ्रू पढ़ाते थे। मुस्तफ़ा ज़ैदी शायर का जो केस है वो भी उन्होंने पढ़ाया कि किस तरह से उसमें क्या कवानीन अप्लाई हुए, क्या नहीं हुए। और कानून शहादत ऑर्डर वो पढ़ाते थे कि एविडेंस का लॉ कैसे अप्लाई होता है, उसके मयार क्या होते हैं। तो बहरहाल ये आपकी तरबियत हो रही होती है एज मैजिस्ट्रेट्स, क्योंकि देखिए ये वो ज़माना था कि उस वक्त जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास पूरी मैजिस्ट्रेट्सी की जो पावर्स होती थी वो होती थी, मां सिवाय ये उम्र कैद या सीरियस ऑफेंसेस, कम से कम 3 साल के ऑफेंसेस तक तो पावर्स थी कि आप मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल बन जाते थे इस ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद। तो इसलिए वो आपकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी थी। साथ में आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। अक्सर औक़ात पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स तो होती नहीं है, तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है वो भी आपको पढ़ाया जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। लोकल एंड स्पेशल लॉज जो होते हैं, कूड़ा फेंकने के ख़िलाफ़, फूड प्राइसेस के ख़िलाफ़, फूड क्वालिटी के ऊपर वगैरह वगैरह, इतने कवानीन अंग्रेज़ ने 19वीं सदी में बनाए थे। मेरे ख्याल से कोई 200-300 कवानीन तो लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, हर चीज़ के ऊपर कानून है। साउथ एशिया को एक ओवर लेजिस्लेटेड रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ने तकरीबन 1840s के बाद ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर कानून बनाते गए, जो कि आज़ादी 1947 तक उनमें इजाफा तरमीम होती रहीं। और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो भी 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मुतारिफ़ करवाया। तो बहरहाल इसके लिए आपकी ट्रेनिंग की जाती थी। फिर तीसरा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सिखाई जाती थी, अर्बन प्लानिंग भी होती थी, उसके लिए भी बहुत अच्छे जो है असातिज़ा मैसर थे। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कामरान रसूल हमारे वहाँ पे डायरेक्टर थे, और वो ख़ुद एक बहुत अपराइट और बहुत ही ज़हीन अफसर थे। मतलब मैं ये समझता हूँ कि उन जैसे ऑफिसर्स बड़े इंस्पायरिंग थे हमारे लिए, क्योंकि उनकी एक क्लैरिटी थी अपनी सोच में और चीज़ों को समझने में, पिक करने में। थोड़ी सी सख्ती भी करते थे, कभी कभी जारी बातें डांटते भी थे अगर हम लेट होते थे या कोई गड़बड़ करते थे, लेकिन साथ में उनका एक बहुत ही मेंटरशिप का एक रवैया भी था। और भी वहाँ पे थे हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो कि सिविल सर्विस से थे, और वो भी मुख्तलिफ मोस्टली तो डीएमजी से थे, लेकिन और कुछ नॉन डीएमजी ऑफिसर्स भी थे। तो ये एक बहुत वो अच्छा ये जो थी ट्रेनिंग, ये सीटीपी से भी ज़्यादा, जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम था उससे भी ज़्यादा टफ़ थी। टफ़ क्यों थी कि आप अलग सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर तैयार होके वीक हफ्ते में 3 या 4 बार राइडिंग करते थे, घुड़सवारी। उसके लिए हम उठते थे माल रोड से तैयार होके, वो पहनकर पूरी राइडिंग गियर,
हंटर और ये उठाकर कैवलरी ग्राउंड में पहुंचते थे जहाँ पे आपको घुड़सवारी सिखाई जाती थी। अब घुड़सवारी मैंने थोड़ी बहुत की थी स्कूल में, क्योंकि एचएसएन कॉलेज में भी वो ऑफ़र की जाती थी, लेकिन मैं भाग गया था, मुझे डर लगता था घोड़ों से कि मुझे तक गिर ना जाऊँ, ये ना हूँ। मैं 8वीं जमात में था, 7वीं जमात में था, बहरहाल वो मैंने परस्यू नहीं की, लेकिन यहाँ पे वो लाजमी होती है हर एक के लिए। हमारे बैच में जो ख़वातीन भी थीं ऑफिसर्स, उनको भी करनी पड़ती थी। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हमारी अफसर शाही थी ताज बरतानिया की, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो घोड़ों पर सफ़र करते थे। डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, फील्ड में जाना हो, वापस आना हो, तो घोड़े जो है वो उनमें उनकी होती थी। मोटर का कार ये सब तो 20वीं सदी की इजादात हैं, तो इसलिए वो एक ज़रूरत भी थी, एक फंक्शनल ज़रूरत थी। मगर जो फ़लसफ़ा यहाँ दिया जाता कि ये रिवायत क्यों बरकरार रखी गई थी, और हमें ये बताया जाता था कि आपने घुड़सवारी करके कंट्रोल करना है घोड़े को, जैसे आपने एक ज़िले को या तहसील को एक उसके ऊपर हुक्मरानी करनी है, उसको कंट्रोल में करना है। तो कहता है ये बड़ा नौआबादियाती सोच है कि अवाम जो है जिनकी आप सो कॉल्ड खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हैं, ट्रेनिंग हो रही है, उनको आपने कंट्रोल भी करना है। पुलिस को भी यही ट्रेनिंग दी जाती है। 1861 में जो पुलिस ऑर्डर बना था, आज भी वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में राइज है, कोई तब्दीली नहीं हुई। और उसमें भी रियाया जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कैसे मेंटेन करना है, वो बुनियादी तौर पे वो फंक्शन होता है। अभी भी वही फंक्शन होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। और पुलिस जो है वो अब मिल के काम करती है। पहले पुलिस मातहत हुआ करती थी। ये भी एक बड़ी लंबी बहस है, ये जब मैं आपको अगले अपने तजुर्बात की बात वो करूँगा तो उसमें मज़ीद तफसील से बताऊँगा। बहरहाल तो घुड़सवारी की ये हमें फ़लसफ़ा दिया जाता था, जो कि मुझे उस वक्त, आपको पता है कि आप नौजवान हैं, आपको इतनी इल्म नहीं है दुनिया के बारे में, जो भी मालूम है चीज़ें आपने चंद किताबें पढ़ ली हैं, और हम तो बाहर से पढ़ के आए हुए थे, वो कोर्सेज़ थे। लेकिन आप सुनते थे ये चीज़ें, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती थी, बाद में फिर ख्याल भी आता था कि अच्छा ये कुछ बात बैठ नहीं रही। बहरहाल घुड़सवारी का ये मकसद था, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग भी कहा जाता था कि आपका कैरेक्टर जो है वो मजबूत होगा। खुदा जाने कैसे होता है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से आरा जो है वो तकसीम शुदा हैं। तो एनीवे वो होती थी। उसके बाद आप आते थे, और जिस दिन घुड़सवारी होती थी तो पीटी होती थी। उसके बाद आप आके आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे के बाद, और मुस्तकिल वो चलती थी। बीच में लंच तक वो चलती थी, और लंच के बाद भी वो कुछ और सेशंस होते थे, क्योंकि आपको एक साल के अंदर अंदर 2-3 साल का जो कोर्स वर्क होता है वो पढ़ाया जा रहा होता है, इसलिए वो उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है। और आप रहते भी वहीं हैं, अगरचे कि मेरा घर लाहौर में था, लेकिन मैं भी वहीं रहता था हॉस्टल में जो उनका बना हुआ था। उसमें बहुत सारे इवेंट्स भी होते थे, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान को, शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों से आपका तारुफ करवाया जाता था। उसमें सिविल सोसाइटी भी होती थी, उसमें जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे, और वहाँ भी बुक रिव्यूज़ का मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो एक किताब जो मैंने जो रिव्यू की, वो डॉक्टर आयशा जलाल की सोल स्पोक्स पर्सन जो थी, जो कायद आज़म के ऊपर एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी है, जिसमें कि आयशा जलाल ने अपनी तहकीक से यह साबित किया कि दरअसल पाकिस्तान जो बना उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेहरू और गांधी का ज़्यादा रोल था, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो 1946 तक बहुत फ्लेक्सिबल थे एक कन्फेडरल सिस्टम के लिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान में भी आया। और बाद में कांग्रेस की हठधर्मी की वजह से वो मामला कहीं ना रुका। मगर ये सब कुछ जो है वो आप वहाँ पे पढ़ होते थे, आपको लिखना होता था, बाकायदा मकाला उस पर लिखना होता था। तो तहरीर के तौर पे भी आपकी काफ़ी ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि सिविल सर्विस, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है उस ज़माने, और इंटरनेट है, गूगल भी नहीं था उस ज़माने में। तो अभी तो इंटरनेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, और बहुत ही वहाँ पे तो था भी, कोई दस्तयाब नहीं था। मगर वाक़या यूँ है कि उस वक्त जो था हमारी फिर जो है हमें अटैच किया जाता था विद सीनियर्स जो होते थे, जो कि पढ़े लिखे दानिश्वर टाइप ब्यूरोक्रेट्स थे। जैसे मैंने मुख्तार मसूद साहब का जिक्र किया, और एक फ़ारूकी साहब थे जिनके साथ मेरा रहा, AU फ़ारूकी साहब थे, जो कि चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं उनके ग़ालिबन दामाद थे। तो वो भी बड़े मरंजा मरंज किस्म की शख्सियत थे।
और वो मैं उनसे मिलता था हफ्ते में कम से कम एक मेरी मीटिंग होती थी उनके घर के ऊपर भी, जहाँ पे वो हम किताब की बात भी करते थे लेकिन वो अपने तजुर्बात और तारीख़ और किताबें उनका जिक्र करते थे। तो वो बहुत एक यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप बहुत ही जिसे कहते हैं बड़ी क्लोजली काम करते थे किसी एक मेंटोर के साथ। फिर इसी तरह वहाँ पर जो है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत सी आपको आदाब भी सिखाए जाते थे कि ऑफिसर लाइक बिहेवियर क्या होता है। ये ऑफिसर लाइक बाकायदा एक टर्म है जो कि वहाँ पे इस्तेमाल होता है कि दिस इज़ ऑफिसर लाइक, दिस इज़ अन ऑफिसर लाइक। कि ऑफिसर लाइक ये है कि आप जो है ज़रा थोड़ी सी अफसराना बिहेवियर करेंगे, और आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, टाई लगाई है या शलवार कमीज़ जो है वो वेस्ट कोट के साथ पहनी है, शेरवानी पहनी है, आपने किस तरह अपने आपको कंडक्ट करना है, ऊंचा नहीं हंसना या ये नहीं करना या फ्लिपेंट बात नहीं करनी, जो बहरहाल वो होता था। तो अहम है, आई सपोज़ एक रवायती एक माहौल था, लेकिन बहरहाल ये सब बहुत अहम था। मैंने आपको बताया मेरे 13 बैचमेट्स थे और ये बहुत यूनिक हमारा बैच था। मैं समझता हूँ कि बाकी जो डीएमजी के ग्रुप्स थे हमसे पहले वाले और हमारे बाद वाले, उनसे एक तो ये छोटा था तो हमारी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ और इंटेंस जो है रिश्ते भी कायम हुए। मगर अब मैं आपको बताऊँ उनमें से बहुत से लोगों ने मेरी तरह छोड़ दिया। मेरे एक बैचमेट हैं नवीद नकवी, वो बाद में पीएचडी करने चले गए इकोनॉमिक्स में, अभी गवर्नमेंट में थे, फिर उन्होंने पढ़ाया, फिर इस्तीफ़ा दे दिया, अब वो वर्ल्ड बैंक में होते हैं। इसी तरह ज़ुबैर भट्टी मेरे बैचमेट हैं जिन्होंने वो डीसीओ झंग थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी इख्तरा की एंटी करप्शन काम के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवाईं। फिर बाद में वो भी इस्तीफ़ा देकर वर्ल्ड बैंक में चले गए, अब वो किसी अफ्रीका के मुल्क में हैं। मेरी एक बैचमेट हैं फ़रीदा ख़ान, वो उन्होंने भी किसी पॉइंट के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया था, अब वो अक़वाम मुत्तहिदा में होती हैं। मेरा तो आपको पता ही है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं और मैंने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक में गया, यूएन में गया, फिर सहाफ़त में गया, फिर लिखना शुरू किया, अब मुल्क से बाहर चला गया और मैं प्रोफेसर बन गया हूँ। तो इसलिए हर 10 साल के बाद मैंने भी अपना करियर बदला है। इसी तरह मेरे एक और बैचमेट है रिजवान महबूब, वो भी उन्होंने भी वो डीसी लाहौर भी रहे हैं, मेरे ख़्याल से मुल्तान में भी रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और वो पहले महकमा जंगलात में काम करते थे तो उनको वाइल्ड लाइफ से बड़ा ही मोहब्बत है, अब वो वाइल्ड लाइफ के एक बहुत बड़े एडवोकेट और एक्टिविस्ट बन गए हुए हैं। तस्वीरें लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बड़ी तदाबीर करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कितना मतनवो ग्रुप है। बाकी जो बच्चे हैं वो भी सरकार में हैं और बड़े आला ओहदों पे फाइज हैं और बड़े अच्छे, मैं समझता हूँ कि तकरीबन सारे के सारे ऐसे हैं कि उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो ना सिर्फ ये कि बड़े कमिटेड हैं, बल्कि वो बड़े ऑनेस्ट और अपराइट सिविल सर्वेंट्स हैं। क्योंकि आप उनके बारे में पता भी कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में भी नहीं आते हैं क्योंकि अपना काम लग के करते हैं, मेहनत करते हैं, पब्लिसिटी हंगरी नहीं है। और जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बात है, अब जो नौजवान सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं वो सोशल मीडिया पे आते ही अपना प्रचार और चर्चा शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि आपके पास कुछ सिर्फ सीएसएस करके और डीएमजी में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आकर वो एक कामयाबी है, वाकई में आपको एक मुमताज़ हैसियत अता करती है वो पूरी चीज़, मगर वो उस वक्त तक अहम नहीं होती जब तक आप कुछ कर ना दिखाएं। जब आप हकीकी मानों में आवाम की खिदमत ना करें, या रियासत को मज़ीद एफिशिएंट ना बनाएं, या रियासत का ख़र्चा कम करें, या रियासत और आवाम के ताल्लुक़ को बेहतर बनाएं, तो जब तक आप वो कुछ अचीव ना करें तो उससे पब्लिसिटी जो है वो उससे गुरेज करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, और मैं किसी को अगर कोई कर रहा है तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनकी मंशा है, मैं यकीनन उनको जज नहीं करूँगा, ये मेरी ज़ाती हकीर राय है। मगर उस ज़माने में ये नहीं होता था। बहरहाल ये ट्रेनिंग चली और क्या दिन रात शब व रोज़ यूँ ही गुज़रते रहे और सीखते रहे, हम इंटरेक्ट करते रहे, और वहीं पर हम सुबह दोपहर शाम, और फिर ये 1996 आ गया, 1996 की गर्मियाँ आ गईं, और फिर उससे पहले जो है हमारी पासिंग आउट सेरेमनी होती है। और यहाँ पर मैंने भी हस्बे मामूल बहुत मेहनत की।
मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि आप बड़े ज़हीन हैं या आपने ये रखा है, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मेहनत जो है उसके बगैर आप कहीं नहीं पहुँचते। हो सकता है बहुत से लोग होंगे वो खुशकिस्मत होंगे कि वो बगैर तैयारी या बगैर मेहनत किए हुए कुछ हासिल करते हैं। मेहनत जो लाजिम चीज़ है किसी भी शोबे में। तो यहाँ पर मुझे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला फॉर द बेस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर, और जिसमें कि आपका वो रिकॉर्ड देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ सब्जेक्ट्स और दीगर जो मज़ामीन थे। तो मुझे बेस्ट ओवरऑल जो प्रोबेशनर का गोल्ड मेडल भी मिला, मुझे शील्ड मिली बेस्ट इन लॉ सब्जेक्ट्स, गालिबन बेस्ट इन इकोनॉमिक्स, बेस्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरे नंबर ज़्यादा थे उनमें। और स्पोर्ट्स का मैं कोई इतना कभी भी वो नहीं रहा जिसे कहना चाहिए अच्छा, और ये मुझ में एक वो कमी समझिए कि मेरे टीचर्स भी कहा करते थे स्कूल में कि तुम्हें मज़ीद इंगेज करना चाहिए, तो बस मैं जो ज़रूरी होता था वो खेल लेता था। अब इस उम्र में आके मैं ज़्यादा जिम जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मैं आप सबको यही ताकीद करूँगा कि अपनी नौजवानी में वर्जिश कीजिए, कोई स्पोर्ट खेलें, जिम ज़रूर जाएं, नहीं तो आपको मेरी तरह मिडिल एजेस में आकर रगड़ा खाना पड़ता है कि आपको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, बेहतर करने के लिए। बहरहाल तो वो, लेकिन उसमें भी मैंने जो है जो कुछ वो कर लिया। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बुक रिव्यू होता है, फिर हमने उसमें भी कंट्री टूर किए। इस ट्रेनिंग के दौरान भी हमें पूरे मुल्क में ले जाया गया। हम कराची गए, सिंध गए, एक बहुत बड़े ट्रेनिंग टूर के ऊपर, और ये टूर सिर्फ सैर सपाटा नहीं था। यहाँ पे हमारी मुलाकात, यकीन जानिए, कराची में हर महकमे में हम गए। यानी कि कराची की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सर्विस, कराची के मसाइल के ऊपर इतनी हमारी, मैं समझता हूँ मेरी जो उस ज़माने की जो अभी तक वो नक्श जो है उसने मुझे ट्रेन किया है। लोग अक्सर एतराज़ भी करते हैं कि ये जर्नलिस्ट आ जाते हैं, अफसर ये क्या समझते हैं, ये समझते हैं इनको हर चीज़ का पता है। लेकिन जानिए कोशिश यही होती है उस ट्रेनिंग में, अगर आप सही तरह करें, सही तरह वो डिलीवर की जाए, तो यकीनन आपको बहुत पता लगता है। उस पर हमें आके लिखना भी होता। तो मैंने तो काफ़ी 40-50 सफ़े लिखे थे, और मैंने फोकस भी किया था कराची के बहुत सारे इश्यूज़ पे, बिजली चोरी और वेस्ट कलेक्शन और भत्ता जो होता है कराची में, को ये सब बातें हमें पता लगी कि किस तरह डिसफंक्शनल गवर्नेंस थी। इसी तरह फिर हम गिलगित बल्तिस्तान भी गए, और दोबारा बड़ा अच्छा मौका था क्योंकि इस बार एक मैं फ़र्क कैपेसिटी में गया एज एन अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर। पहले मैं आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में होता था, 2-2.5 साल वहाँ पे रहा। अब मैं गया, अपने पुराने कॉलीग से मिला, एक फ़र्क कैपेसिटी में, उन सब ने मुझे मिले, मेरे कॉलीग से भी मिले, और कुछ यादें भी ताज़ा हुई। लेकिन इस बार मैं एक फ़र्क ज़ाविये से मिला, वहाँ की जो हुकूमती मशीनरी है उसको मज़ीद जानने का मौका मिला। तो पहले मैं एक ये समझिए NGO की तरफ से जानता था उस एरिया को, अब मैं सरकार की तरफ से जानना शुरू हुआ। तो वो भी एक बहुत ही अहम, जिसे कहते हैं, मेरी ट्रेनिंग और मेरी जो तरबियत थी सिविल सर्विस के इस मरहले में, ये उसका हिस्सा थी। फिर ये इसके अलावा एक बहुत अहम, मैं आपको ये बात बताऊं कि जो आप उस वक्त अपने पेयर से सीखते हैं। अब देखिए मेरे साथ जो थे मेरे कॉलीग्स, उनका बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड था। 2 कॉलीग्स जो थे वो MA इंग्लिश किया हुआ था, तो उनका एक अदबी ज़ौक़ भी था। फ़रीदा ख़ान, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन्स आई नो, क्योंकि वो लिखती बहुत थी ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से, और इस अंदाज़ में लिखती थी कि एक भी गलती नहीं होती थी, और हसीन हैंड राइटिंग थी। तो वो भी आपको देखकर आप कहते थे अच्छा मैं इतना अच्छा कैसे लिखूँ, और उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन भी आई थी, और लोग हम मजाक भी करते थे कि तुम्हें तो हैंड राइटिंग की वजह से CSS में तुम आगे आ गई। और फिर एक जो 2 थे वो इंजीनियरिंग करके आए हुए थे, वो इंजीनियर्स थे पहले, और उनका माइंड जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा वो स्ट्रक्चर्ड था। तो वो फिर ज़ाहिर बात है उनका ज़ाविया सोच का फ़र्क था। रिजवान महबूब, मैंने जिसका जिक्र किया, जो वाइल्ड लाइफ और जंगलात और हयातियात के माहिर हैं, वो सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस का बैकग्राउंड था। तो वो फॉरेस्ट्री की, दरख्तों की वो बातें करता था, तो आप उनसे भी बहुत सीखते थे। और वो ज़ाहिर बात है 25 साल उम्र थी,
तो ये उस ज़माने की तो बड़ी ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, आपके नक्श रह जाते हैं। ज़ुबैर भट्टी जो मेरे थे कॉलीग, वो चीन से पढ़कर आए हुए थे, यहाँ से भी पढ़े थे, इंजीनियरिंग की थी, फिर चीन चले गए थे, वहाँ से भी उन्होंने डिग्री की और वापस आए। तो वो चीन की दास्तानें और किसे, इस वक्त चीन जो बड़ी सुपर पावर नहीं बना था, बन रहा था, उभर रहा था। अब तो चीन क्या एक बला बन गया है। तो चीन के बारे में भी जो मालूमात फर्स्ट हैंड वो ज़ुबैर से पता लगती थी कि वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, कैंपिंग कैसे होती थी, क्या पढ़ाई होती थी। फिर एक मेरे बैचमेट है डॉक्टर अता, उनका ताल्लुक वो फाटा जो है, अब तो वो केपी का खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया है, वहाँ से था। तो वो एक सारी हमें वहाँ की ट्राइबल जो कल्चर है और वहाँ का जो सारा निज़ाम है उसके बारे में बताते थे। और वो खुद डॉक्टर थे, वहाँ पे वो सर्व कर चुके थे कई साल एज अ मेडिकल डॉक्टर। और वो भी क्या मैं आपको बताऊं कि इंतहाई बाज़ौक़ और मुताले के शौकीन, हर वक्त हाथ में कोई ना कोई किताब, शायरी की, अदब की, नावल की, और अपनी डायरी लिखते थे रोज़ाना। ये डायरी भी लिखना अब अनका हो चुका है, और वो रोज़ाना बैठ के अपनी डायरी लिखते थे। काश कि मैंने भी कोशिश की थी, काश कि वो डायरीज़ कहीं होती तो आज मेरी ये जो खुद नविश्त मैं लिखना चाहता हूँ उसमें काम आती। लेकिन चलिए, अभी तक हाफिज़ा बरकरार है, जब तक है तो इसको पूरा करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कितना अपने साथियों से सीख रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक भट्टी से ज़िंदगी की, अपने तजुर्बात की, तैयारी की, उससे कर कर सिविल सर्विस में आते हैं और वो क्या क्या अपने साथ लेके आते हैं। फिर एक मेरे जो बैचमेट थे नवीद शेख, वो पहले फॉरेन ऑफिस में थे, ताल्लुक उनका सिंध से था, और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस जो लेकर आते थे और सिंध की जो पूरी कल्चर, माशरत। इसी तरह मेरे कॉलीग हुमैर करीम किदवाई जो हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे और डिग्रीज़ कई उन्होंने की हुई थी। वो अपने MBA भी किया हुआ था, वो भी अपने और वो ज़्यादा अर्बेन थे, ज़्यादा जिसे कहना चाहिए पॉश। तो वो एक फ़र्क ज़ाविया लेके आते थे। तो यूँ मुख्तलिफ़ कल्चर्स का ज़ाविया और मुख्तलिफ़ ज़ाविये जो है वो आपस में मदगम होते थे, जो हमारी गुफ्तगू होती थी। और फिर जो एक हमारे साथ जो है वो आर्मी से भी, जो आर्मी का आपको पता है कोटा होता है, हर साल के आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को सिलेक्ट करके सिविल सर्विस में भेजा जाता था। मेरे बैच में गालिबन 3 थे, 2 नेवी से आए थे, वो फॉरेन ऑफिस में चले गए। एक अभी उनमें दोनों सफ़ीर हैं कहीं, एक शायद स्विट्ज़रलैंड में थे, अब इजिप्ट चले गए हैं। मगर जो हमारे साथ DMG में थे, वो उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, वकार, कैप्टन वकार उनका नाम था। तो अब वो अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के साथ आए हुए थे, और वो ज़ाहिर बात है हम लाउबाली टाइप सिविलियंस को ज़रा सा वो कहते थे ये क्या हर वक्त हंसी मजाक करते हैं, लेट आते हैं, टाइम पे नहीं आते, डिसिप्लिन नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी भी तरबियत हो रही थी, और वो उस पूरी एकेडमी में ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उसमें जो एक बहुत अहम रोल था वो नज़्म ज़ब्त का था, डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठना। और यकीन जानिए, अब सुबह जल्दी उठने की आदत उससे पहले तो थी ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो आपको पता है लेट उठते थे, लेट सोते थे। अभी भी वीकेंड्स पे ऐसे ही होता है, लेकिन वीकडेज़ में एक आदत है, और वो वहाँ से बनती है कि अल्लाह सुबह आप उठते हैं और आपको पता है कि सुबह कितनी अहम होती है, और उसकी और अपना टाइम स्ट्रक्चर करना और ऑर्गेनाइज्ड होना कि आज दिन में क्या क्या करना है, ये सब बातें आप सीख रहे होते हैं। साथ साथ ये भी आपकी तरबियत जो है मैजिस्ट्रेसी करने का एक अहम एक अहम फेज़ जो है, या एक अहम पहलू जो है, वो ये है कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। फाइनली जो मैं समझता हूँ कि इस ट्रेनिंग में जो आप केस स्टडीज़ या केसेस जो होते हैं रियल लाइफ, यानी कि आपने कैसे हैंडल करना है क्रिमिनल केस को, सिविल केस को, अदालत को, रेवेन्यू सिस्टम को, आपको फिर महकमा माल की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जो आगे जाके आपकी एक तरबियत होती है। फिर इस ट्रेनिंग के बाद मैं जो है आपकी मेरी फिर एक हर प्रोबेशनर की एक मिलिट्री अटैचमेंट भी होती है। ज़ाहिर बात है कि मिलिट्री का आपको पता है ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने से आ रहा था, क्योंकि पहले जो बहुत से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो मिलिट्री का उनका एक पोजीशन भी होती थी, ख़ुसूसन ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी। बाद में जब सिविल सर्विस बनी ताज बरतानिया के तहत, तो फिर ये अलग हुए शोबे, लेकिन ये साथ साथ काम करते थे। तो एक महीना मैंने 43 पंजाब एक रेजिमेंट है, यही अगर मेरी यादाश्त नहीं भूल रही तो उनकी यहाँ पर कैंप लगा हुआ था लाहौर के बाहर, और जून की तपती हुई गर्मी में जून जुलाई की मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की। बस कुछ ना पूछिए,
लेकिन वो भी बहुत एक यादगार चीज़ थी क्योंकि बीआरबी कनाल के साथ थी, तो ज़ाहिर बात है वो इतनी गर्मी होती थी कि सारा वक्त स्विमिंग में आप सुबह उठते थे, जब पहले तो अच्छा मौसम होता था 5-6 बजे आप दिन की रोशनी के साथ उठ जाते थे, नाश्ता करते थे, एक्सरसाइज होती थी, दौड़ें लगती थी, उसके बाद आप जाके कनाल में जाते थे क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग होती थी कि कनाल्स में किस तरह उन्होंने वो है डिफेंस करना है या ऑफेंस करना है वगैरह वगैरह। और लेकिन रातें बड़ी ठंडी हो जाती थी, फिर आपको कदर आती थी कि दरख्त का साया कितना अहम होता है। दिन में जब आप इतनी तेज़ धूप होती थी, गर्मी होती थी, और दरख्त की छाँव के नीचे पंखा जो है वो कितना अहम होता था। और फिर इसी तरह जो है वो रात की जो है चांदनी या ठंडक जो आ जाती थी और चारपाई पर बाहर सोते थे या कैंप में, और फिर वो वहाँ पे जो 2IC थे उस यूनिट के, वो शायर जो है मोहसिन नकवी उनके बेटे थे। तो देखिए मेरा कितने मुख्तलिफ जो है ज़िंदगी में के मकामात पे इस तरह के लोगों से भी वास्ता पड़ा। फिर उनसे बहुत कुछ मैंने पूछा उनके वालिद का, उनकी वालिद की ज़िंदगी के बारे में, और बड़े खैर उनको भी थोड़ा बहुत शगफ तो था, लेकिन वो शायर तो नहीं थे, लेकिन बड़े वो दिलचस्प शख्स थे। और फिर वहाँ पे और भी बड़े कैरेक्टर्स थे। एक वो भट्टी साहब थे, गालिबन मैं नाम भूल गया उनका पहला। वो 4 भाई जो थे, चारों के 4 आर्मी में थे। बहरहाल फिर हमें हायरार्की का भी आइडिया हुआ। मुझे से पहले तो बहुत कम नॉलेज था क्योंकि मेरे कोई डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं थे या फ्रेंड्स नहीं थे आर्मी में। कुछ दोस्त बाद में गए, उनसे कम ही मिलना होता था, बाद में मुलाकात हुई। लेकिन आर्मी की हायरार्की, डिसिप्लिन, उसकी फंक्शनल जो उसकी गवर्नेंस होती है इंटरनल, और उसका भी पता लगा। यही वजह है कि आर्मी की तमाम तरह, हम तो उनकी सियासी रोल पे तनकीद करते हैं और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा करता रहा हूँ, लिखा इतना कुछ है, लेकिन जो उनका इंटरनल डिसिप्लिन और इंटरनल सिस्टम है वो अभी भी बहुत इदारों से आगे है। बहरहाल उसके ऊपर और बातें होंगी जब मैं मज़ीद आपके साथ आऊँगा। अगली वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि जब ये सारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ और कहाँ भेजा जाता है सिविल सर्विस में, और मैं कहाँ गया। ये इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।